डियर स्टूडेंट्स, आज मैं डॉक्टर अनीता मोदी औद्योगिक नीति के बारे में बता रही हूँ। मैं औद्योगिक नीति 1948-1991 बता चुकी हूँ। आज हम लोग देख रहे हैं कि औद्योगिक नीति 1991 में क्या क्या परिवर्तन किए गए। सरकार ने औद्योगिक नीति 1991 की घोषित होने के पश्चात औद्योगिक उपलब्धियों को सुदृढ़ करने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की प्रक्रिया को गति देने, घरेलू तथा विदेशी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने पर जोर देने के लिए समय समय पर औद्योगिक नीति 1991 में परिवर्तन एवं संशोधन किए। वो संशोधन और परिवर्तन कौन से थे वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला देखिए, औद्योगिक अनुज्ञापन में ढील। औद्योगिक नीति 1991 में जब घोषित हुई थी उस समय हमने देखा था कि 18 प्रमुख उद्योगों को अनुज्ञापन लेना आवश्यक था, जिसमें 14 अप्रैल 1993 से उद्योगों को जैसे मोटर कार, खाल, चमड़ा व रेफ्रिजरेटर उद्योग को अनुज्ञापन से मुक्त कर दिया गया। तत्पश्चात 1997 में उदारीकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने 5 अन्य उद्योगों को भी अनुज्ञापन से मुक्त कर दिया और इसके 3 वर्ष पश्चात अर्थात 2000 में पुनः 4 और उद्योगों को अनिवार्य अनुज्ञापन से मुक्त कर दिया गया। इस प्रकार से औद्योगिक नीति 1991 में घोषित 18 प्रकार के उद्योगों से अनुज्ञापन को घटाकर वर्तमान में 5 उद्योग कर दिए गए, जिनको अनुज्ञापन लेने की अनिवार्यता थी। वे कौन से उद्योग थे जिन्हें अनुज्ञापन लेना अनिवार्य है? ये देखिए, एल्कोहलिक पेयों का अवसान व इनसे शराब बनाना, तंबाकू के सिगार व सिगरेट तथा विनिर्मित तंबाकू के अन्य विकल्प, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस व सुरक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोटक और 5वां खतरनाक रसायन। तो इन 5 उद्योगों को केवल और पहले सैंक्शन लेना आवश्यक था। दूसरा देखिए, सरकारी क्षेत्रों के लिए आरक्षित उद्योगों में कमी की गई। औद्योगिक नीति 1991 में सरकारी क्षेत्र के लिए 17 आरक्षित उद्योगों को रखने का प्रावधान किया गया था, किंतु उदारीकरण लागू होने के बाद इसमें कमी की गई। वर्तमान में सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या घटाकर केवल 3 कर दी गई और वे उद्योग कौन से हैं? परमाणु ऊर्जा, रेलवे, परिवहन और परमाणु ऊर्जा खनिज। तो केवल 3 उद्योग रख दिए गए। तीसरा है MRTP अधिनियम के स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 आ गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में घरेलू तथा विदेशी कंपनियों के मध्य स्वस्थ एवं सकारात्मक कंपटीशन को प्रोत्साहित करने तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए MRTP एक्ट के स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम बनाने का निर्णय लिया गया। इस संदर्भ में संसद द्वारा वर्ष 2002 में प्रतिस्पर्धा विधेयक को पारित किया गया और 2003 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद ये अधिनियम अस्तित्व में आ गया। नेक्स्ट है विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण। सरकार ने विदेशी निवेश के संबंध में कुछ नीतिगत उपाय किए। औद्योगिक नीति 1991 में देश में उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के 34 उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश की सीमा 51% तक की थी। बाद में इन उद्योगों की संख्या बढ़ाकर 48 कर दी गई। खनन क्रियाओं से संबंध रखने वाले 3 उद्योगों में विदेशी निवेश की सीमा 50% तथा अन्य उद्योगों में विदेशी निवेश की सीमा को 74% तक करने की अनुमति सरकार ने प्रदान की। नेक्स्ट, गैर स्वीकृत कंपनियों में विदेशी संस्थागत निवेशक एक कंपनी की पूंजी में अब 10% तक निवेश कर सकते हैं। नई औद्योगिक नीति में ये सीमा कितनी थी? 5% थी, अर्थात बढ़ाकर डबल कर दी गई। विदेशी पूंजी निवेश के लिए मशीनरी के नए होने की शर्त को हटा दिया गया। भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को अब भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना आवासीय संपत्ति अधिग्रहित करने की अनुमति दे दी गई है। जिन कंपनियों का कार्य कम से कम 3 वर्ष तक संतोषजनक रहा है, वे अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में यूरो निर्गमन के जरिए विदेशी पूंजी जुटा सकती है। 2001 को सरकार द्वारा घोषणा की गई कि विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा
पोर्टफोलियो निवेश की सामान्य 24% की सीमा के स्थान पर 49% तक निवेश किया जा सकता है। निजी क्षेत्र में कार्यरत बैंकों में विदेशी पूंजी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई। तेल शोधन के क्षेत्र में अभी तक 26% ही विदेशी पूंजी निवेश (FDI) की अनुमति थी, जिसे सरकारी तेल कंपनियों की रिफाइनरी को छोड़कर शेष पर 100% विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दी गई। इसी प्रकार से विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का 18 फरवरी 2003 में पुनर्गठन करके इसे वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। बोर्ड की पुनर्गठन के अंतर्गत सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी प्रक्रिया को उदार बना दिया। विद्युत व्यापार एवं उसकी प्रक्रिया, कॉफी एवं रबड़ के भंडारण आदि के स्वचालित मार्ग में 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति दी गई। एकल बॉन्ड के खुदरा व्यापार में सरकार की अनुमति लेकर 51% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति दी गई। 13 मार्च 2008 को सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए, जैसे औद्योगिक पार्कों की सीमा निर्धारण करने वाले प्रावधानों की समाप्ति कर दी गई। क्रेडिट सूचना कंपनियों के मामले में 49% तक FDI को मंजूरी दी गई। इसी प्रकार से केंद्र सरकार ने 13 मार्च 2008 में 1553 करोड़ रुपए की 18 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्तावों को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई। सरकारी खनिज उद्योगों को भी निजी क्षेत्र के लिए खोला गया। उत्पाद एवं आयात शुल्कों में कमी की गई। 1991 की औद्योगिक नीति में उत्पाद एवं आयात शुल्कों को अधिक सरल एवं तार्किक बनाने का प्रयास किया गया था, परंतु उसके पश्चात भी पूंजीगत वस्तुओं पर उत्पादन शुल्कों को और युक्ति संगत बनाया गया है। पूंजी संबंधी लागतों को कम करने के लिए तथा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आयात एवं उत्पाद शुल्कों में कटौती की गई। पूंजी लाभ पर कर में भी कमी की गई। अल्पकालीन पूंजी लाभों पर 30% की रियायती कर दर की आरंभ की गई। दूर संचार में उदार निवेश तथा नीति में परिवर्तन किया गया। नई औद्योगिक नीति में आधारभूत दूर संचार सेवा के क्षेत्र में 24% विदेशी निवेश की व्यवस्था की गई, जिसे बढ़ाकर 2001 में 40% की सीमा कर दी गई और 2004-05 के बजट में आधारभूत दूर संचार सेवा के क्षेत्र में 74% विदेशी निवेश की अनुमति दी गई। तो इस प्रकार से विदेशी निवेश दूर संचार क्षेत्र में बढ़ाया गया। केंद्र सरकार ने तेज गति की इंटरनेट सेवा संबंधी नीति ब्रॉडबैंड पॉलिसी की घोषणा 14 अक्टूबर 2004 को कर दी, जिसका उद्देश्य तीव्र गति से इंटरनेट प्रदान करते हुए अधिकाधिक लोगों को इंटरनेट से जोड़ना है। 2 नवंबर 2000 को डायरेक्ट टू होम DTH सेवा प्रदान की गई, जिसके माध्यम से दूर दराज गाँव में भी सस्ते एवं छोटे से उपकरण के माध्यम से बिना मासिक शुल्क के 100 से अधिक चैनलों को देखा जा सकता है। उपक्रम पूंजी निधियों को छूट। नई औद्योगिक नीति में नए पुराने उपक्रम कंपनी में अपनी संग्रहित राशि का 5% तक निवेश कर सकते थे। बाद में इस सीमा को बढ़ाकर 10% कर दिया गया। बीमा व्यवसाय में निजी कंपनियों को अनुमति। नई औद्योगिक नीति में बीमा व्यवसाय के संबंध में प्रावधान किया गया था कि यह व्यवसाय केवल सरकारी क्षेत्र के लिए ही आरक्षित रहेगा, परंतु अक्टूबर 2000 में इसमें परिवर्तन किया गया तथा बीमा नियामक विकास अधिकरण IRDA ने प्रारंभ में निजी क्षेत्र की 3 कंपनियों को बीमा व्यवसाय प्रारंभ करने का अनुज्ञापन प्रदान कर दिया गया। इन 3 कंपनियों में जीवन बीमा के क्षेत्र में HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा साधारण बीमा के क्षेत्र में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस तथा रॉयल सुंदरम अलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अनुज्ञापन प्रदान किया गया। जून 2008 तक निजी क्षेत्र की कुल 19 जीवन बीमा कंपनियां तथा 13 सामान्य जीवन बीमा कंपनियों को बीमा व्यवसाय करने का लाइसेंस प्रदान किया गया। इसी भांति रक्षा संबंधी उत्पादन में निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति दी गई थी। पहले रक्षा संबंधी उत्पादन का कार्य केवल सार्वजनिक क्षेत्र का प्रावधान था, परंतु 2001 में केंद्र सरकार ने सुरक्षा संबंधी 26% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति दी गई।
लघु उद्योगों की नीति में परिवर्तन किया गया और फरवरी 1997 में परिवर्तन करके निवेश की सीमा को 3 करोड़ रुपए कर दिया गया तथा लघु उद्योगों की मांग पर पुनः 1997 में इस सीमा को घटाकर 1 करोड़ कर दिया गया था। और 2005 के अनुसार लघु उद्योगों में निवेश की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 5 करोड़ रुपए कर दी गई थी। तो इस प्रकार से लघु उद्योगों में भी कई प्रकार के परिवर्तन किए गए। फिल्म एवं मनोरंजन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या किए गए? विदेशी निवेश संवर्धन को प्रोत्साहन देने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन परिषद का गठन किया गया। सेवा कर को बढ़ाकर 12% किया गया। कंपनियों की दुर्गुणवत्ता को पता लगाने के लिए 1993 में लुगड़ औद्योगिक कंपनी अधिनियम में संशोधन किया गया। गैर वित्तीय कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की 100% अनुमति दी गई। निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमाओं में वृद्धि की गई। थोक दवाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति कर दी गई। सभी वस्तुओं पर सैंडविच 16% से घटाकर 14% कर दिया गया। तो इस प्रकार से इस कंपनी में इस एक्ट में काफ़ी सुधार किए गए। सरकार ने औद्योगिक नीति 1991 को एक खुली औद्योगिक नीति की संज्ञा दी है क्योंकि इसमें अनेक आधारभूत परिवर्तन किए गए थे। उपरोक्त विशेषताओं के बावजूद भी कुछ आलोचकों का विचार है कि बड़ी कंपनियां और औद्योगिक घरानों के विस्तार, विलीनीकरण एवं अधिग्रहण की जांच व्यवस्था को समाप्त करके सरकार ने आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण को रोकने के संदर्भ में उचित कदम नहीं उठाया है। तो फिर भी इसके बावजूद भी हम देखें तो औद्योगिक नीति 1991 के लिए ये कहा जा सकता है कि यदि विदेशी पूंजी एवं तकनीक के आगमन पर सावधानी पूर्वक निगरानी रखी जाए तो ये नीति भारतीय अर्थव्यवस्था को आधुनिक, कुशल, गुणवत्ता प्रदान और विश्व बाजार में प्रतियोगी बनाने में महत्वपूर्ण प्रयास कर सकती है। धन्यवाद।